आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है? थर्मल स्ट्रेस से मतलब ये है कि स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाई द टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल से मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और स्ट्रेस से मतलब होता है कि स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाई द टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज कॉल्ड द थर्मल स्ट्रेस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं। अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये बोल रहे हैं कि जो मटेरियल है वो मटेरियल अपन ने लिया हुआ है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल कैसा है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में हम ये सारा एनालिसिस करेंगे कि थर्मल स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होती है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज अ 3 डायमेंशनल। मैंने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर कैसा? यूनिफॉर्म टेम्परेचर। यूनिफॉर्म टेम्परेचर। अगर मैंने इससे यूनिफॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा कि इसकी ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये डायमेंशन सपोज कि इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। सिमिलरली इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। राइट? अब क्या होगा, जैसे ही इसकी डायमेंशन ये इंक्रीज होगी, मतलब ये 3 डायमेंशनली कंप्लीटली इंक्रीज हो जाएगा। 3 डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई, इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो गई, और इसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई। ये तीनों ही डायमेंशन इसकी इंक्रीज हो गई। तो ये क्या होता है कि हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सपोज मान के चलो कि मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होगी कि ये कितना एक्सपेंड हो सकती है, हाउ मच अमाउंट इट कैन एक्सपेंड। इट कैन एक्सपेंड। अब ये जो एल्यूमिनियम का अमाउंट है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्टील लेता हूँ तो स्टील के लिए कुछ और होगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह पे कॉपर लेता हूँ तो कॉपर कुछ और एक्सपेंड होगा। तो हर एक के एक्सपेंड होने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब ये जो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इस मटेरियल पे डिपेंड करिए कि मटेरियल किस तरीके का है, तब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना एक्सपेंशन इसके अंदर होगा। तो ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसे अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इसे अगर मैं डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि द अमाउंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन changes due to increase temperature। इसे दूसरे शब्दों में अपन लोग बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द टेम्परेचर
डिफरेंस। तो अगर मैं देखूं तो अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूं कि चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं अपन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर डिफरेंस को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी। मीन्स अगर मेरे पास ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल को अगर मैंने इसे हीट प्रोवाइड की तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका एक्सपेंशन कितना होगा, ये एक्सपेंशन यानी वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ये एक्सपेंशन आपको क्या बताएगा? थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अब अगर मान के चलो कि मैंने टेम्परेचर ये तो इंक्रीज किया है, अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया हो तो डिक्रीज करूंगा तो यही मेटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये मेटल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि इसकी ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ये डायमेंशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर? तो ये क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम कब इसे बोलेंगे कि ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कब हम बोलेंगे कि ये थर्मली एक्सपेंड हो रहा है? तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। क्लियर? और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है टेम्परेचर, इससे डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट। कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट। ओके, ऐसा यूजुअली मानते हैं, ऐसा अपन लोग यूजुअली कंसीडर करके चलते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो उसमें एक्सपेंशन होगा मटेरियल में, और 4 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होगा तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 डायमेंशनली इंक्रीज मान लिया अल्फा। लेकिन अगर मैं इसे बोलूं कि ये 1 डायमेंशनली इंक्रीज है, तो 1 डायमेंशनली इंक्रीज में क्या बोलेंगे अपन? ये तो 3 डायमेंशन था तो मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले ली। लेकिन अगर 1 डायमेंशनल इंक्रीज हो तो फिर 1 डायमेंशनल इंक्रीज हो तो मैं इसे लिखूंगा अल्फा फॉर 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन के लिए मैं इसे ले लूंगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल एंड लेंथ, दिस विल बी द स्ट्रेन। क्लियर? तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा मींस डेट विल बी द, अगर 1 डायमेंशनल है तो मैं इसे बोलूंगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये है कि यहां पर मैंने एक बार ले लिया, अब इस बार का अगर मैंने यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसे मैंने हीट प्रोवाइड की यानी यूनिफॉर्म टेम्परेचर मैंने इसका इंक्रीज किया, तो केवल इसकी लेंथ चेंज हो रही है, अदर डायमेंशन कोई भी चेंज नहीं हो रही। ये है 1 डायमेंशनल। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, और यहां मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। यहां से अगर मैं डिटरमाइन करूं तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना आएगा? एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसके अकॉर्डिंग मुझे यह पता चल गया कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर कितना डिटरमाइन होकर के आएगा। अब आगे देखिए, ये चेंज इन लेंथ मुझे पता चल गई, और इसे मैं बोलूं तो थर्मल स्ट्रेन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन है? थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा? एल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट।
दिस इज थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज थर्मल स्ट्रेन। अब अपन अगर स्ट्रेस को डिटरमाइन करें तो अपन क्या जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है, स्ट्रेस यानी थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो ये कौन सी स्ट्रेन होगी? थर्मल स्ट्रेन। अगर मुझे थर्मल स्ट्रेस डिटरमाइन करनी है तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू, इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो दिस इज एल्फा इंटू डेल्टा टी। मुझे थर्मल स्ट्रेस डिटरमाइन करनी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? ई एल्फा डेल्टा टी, राइट? दिस इज थर्मल स्ट्रेस। देखो थर्मल स्ट्रेस अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अपन ने चेंज इन लेंथ अपन ने कैलकुलेट कर ली, और अपन ने थर्मल स्ट्रेन को भी कैलकुलेट कर लिया। ये इन तीनों के फॉर्मूले अपन ने डिटरमाइन कर लिया। मैं यहां पर लिखता हूं कि फ्री टू एक्सपेंड, फ्री टू एक्सपेंड, अगर एक मटेरियल है वो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, जैसे ये बार है, ये बार मैंने अगर इसे मैंने हीट प्रोवाइड की और ये फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, तो फ्रीली अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, मींस नो स्ट्रेस। ध्यान से एक बार देखना, स्ट्रेस की डेफिनेशन जब पढ़ाई गई थी उस समय ये बोला गया था कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। स्ट्रेस क्या कहलाती थी? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इसे हीट दी तो ये मटेरियल तो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है ना, तो इस पे रेजिस्टेंस कहाँ लगा है? अगर इस पर रेजिस्टेंस लगता कब? अगर यही एक्सपेंशन, ये जितना एक्सपेंशन हुआ है, इस एक्सपेंशन को अगर मैं रोक देता, मान के चलो ये एक्सपेंशन मैंने रोक दिया, मैंने यहां पर भी क्या लगा दिया, एक स्टॉपर लगा दिया, अब ये इतना एक्सपेंड नहीं हो रहा हूं, मैं इसे हीट दे रहा हूं, हीट देने की वजह से इसे एक्सपेंड होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है इस स्टॉपर की वजह से। तो क्या इस पर एक स्ट्रेस लगेगी? इस स्ट्रेस को अपन बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रेस विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? क्योंकि इस पर रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इसे इस डायरेक्शन में रोक के रखे हुए है, राइट? तो अगर मैंने इसका एक्सपेंशन रोक दिया तो ही इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। अगर ये फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है तो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगी। अब सेकंड पॉइंट देखिए, मान के चलिए कि ये स्टॉपर से मैंने रोक तो दिया, रोक दिया इसे मैंने, लेकिन उसके बाद भी सपोज ये जो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पे मैंने हीट जो दी, ये जो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को मैंने हीट दी, और जब मैंने हीट दी तो ये स्पेसिमेन एक्सपेंड होना था। मान के चलो कि ये एक्सपेंड कितना हो सकता है? 3 mm ये एक्सपेंड हो सकता है, सपोज मान के चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये स्टॉपर भी लगा दिया, ये स्टॉपर लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये 3 mm एक्सपेंड होने की बजाय इसने इस स्टॉपर को धक्का मारा और ये स्टॉपर 1 mm एक्सपेंड हो गया। ये स्टॉपर यहां से 1 mm एक्सपेंड हो गया। कितना? 1 mm एक्सपेंड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीली अगर मैं देखता तो फ्रीली ये एक्सपेंड हो सकता था ये मटेरियल 3 mm, लेकिन जब मैंने स्टॉपर लगाया, स्टॉपर ने इसे 1 mm तक तो स्लाइड करने दिया, यानी 1 mm ये स्लाइड हो गया, ठीक है। जैसे ये जो स्टॉपर है, ये स्टॉपर सपोज यहां से फोर्स लगा सकता है 2 किलो न्यूटन, और ये जो थर्मल स्ट्रेस है, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन की वजह से इस पे जो स्ट्रेस लग रही है वो फोर्स लग रहा है दैट इज 3 किलो न्यूटन। तो क्या 1 किलो न्यूटन इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, तो 1 किलो न्यूटन की वजह से ये जो स्टॉपर है, ये स्टॉपर स्लाइड हो जाएगा इस राइट हैंड डायरेक्शन में। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अगर ये स्लाइड हो जाएगा तो ये कितना स्लाइड हो गया? मैंने मान लिया कि ये 1 mm स्लाइड हो गया। अगर ये 1 mm स्लाइड हो गया तो अब
ये रेजिस्टेंस कितना क्रिएट करेगा, ओनली फॉर 2 mm, क्योंकि 1 mm तो स्लाइड हो गया, बच गया कितना 2 mm, तो 2 mm के लिए ये कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। बात क्लियर है। तो ये जो एक्सपेंशन है कि आपने स्टॉपर लगाया लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्सपेंड हो गया, इसे अपन बोलते हैं ईल्ड, YIELD। क्लियर। तो अगर ईल्ड दिया जाए, किसी भी मटेरियल के अंदर ईल्ड दिया जाए, तो उस ईल्ड को मुझे एक बात बताइए कि ये जो 3 mm है, क्या ये 3 mm डेल्टा एल है। अब इस डेल्टा एल में से ये जो 1 mm है ये ईल्ड है, इस ईल्ड को मैंने मान लिया ए, क्या इसमें से मैं माइनस कर दूं तो ये पता चल जाए कि इतने के लिए रेजिस्टेंस लगाना है। डेल्टा एल की वैल्यू 3 mm है और ए की वैल्यू कितनी है 1 mm, यानी 1 mm ईल्ड है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कितने मुझे 2 mm तक के लिए रेजिस्टिव फोर्स लगाना है, यानी ये जो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है वो कितने 2 mm एक्सपेंड होने से रोक रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फॉर ईल्ड डेल्टा एल माइनस ए। ओके, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा एल की वैल्यू होती है एल एल्फा डेल्टा टी माइनस ए। क्लियर। अब मेरे पास ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास चेंज इन लेंथ, यानी अब एक्चुअल में चेंज इन लेंथ कितनी आ गई, वो एल एल्फा डेल्टा टी माइनस ए। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेन को वो सॉरी स्ट्रेस को अगर मैं डिटरमाइन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू थर्मल स्ट्रेन। अब थर्मल स्ट्रेन को लिख सकता हूं मैं ई इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ आफ्टर ईल्ड। ध्यान देना, चेंज इन लेंथ आफ्टर ईल्ड, मैं इसे ईल्ड के लिए लिख रहा हूं वाई, क्लियर, आफ्टर ईल्ड यानी ईल्ड होने के बाद, अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन एल, और यहां आ जाएगा एल एल्फा डेल्टा टी माइनस ए। दिस इज द थर्मल स्ट्रेस आफ्टर ईल्ड, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस आफ्टर ईल्ड, थर्मल स्ट्रेस आफ्टर ईल्ड। अब अपन चलते हैं कंपोजिट बार को लेके। कंपोजिट बार के लिए पहले यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए कि यहाँ पर अगर आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी तो थर्मल स्ट्रेस कहीं पर भी एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पे कहीं भी एरिया नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकता हूं कि थर्मल स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। थर्मल स्ट्रेस फॉर कंपोजिट मटेरियल, थर्मल स्ट्रेस फॉर कंपोजिट मटेरियल